Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss an important topic, force on a moving charge in a magnetic field. We already studied about a current carrying conductor in which we place such type of a current carrying conductor in a magnetic field, then it experiences a force. तो इट मीन्स कि हमने ये बात की कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें करंट आता है. करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट मीन्स दैट द चार्जेस आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर. तो एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, जब हम उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स एक्सर्ट करती हुई है उन मूविंग चार्जेस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास एज अ होल ओवरऑल कंडक्टर क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो इस टॉपिक में हम एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि हम जब कंडक्टर की बात करते हैं जो कि करंट कैरी कर रहा होता है, तो डेफिनेट सी बात है उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास चार्जेस होते हैं और ईच एंड एवरी चार्ज शुड एक्सपीरियंस फोर्स. So in this topic we are interested to find or calculate the force exerted on such moving charges. यानी हमारे पास ये कितनी फोर्स होगी, यानी हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हर चार्ज के ऊपर जो कि कंडक्टर के अंदर होता है, मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है, उसकी अमाउंट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. और इसके साथ हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था. इस पर्पस के लिए हम यहाँ ये डायग्राम ले रहे हैं. इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमने एक पोर्शन ऑफ वायर को यानी कंडक्टर को कंसीडर किया है. यानी वी आर टेकिंग अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर. ये यहाँ पे शोन हुआ है, यहाँ पे ये हमने इसको लिया हुआ है. अब हम ये कहते हैं कि व्हेन वी प्लेस सच टाइप ऑफ अ कंडक्टर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास बी है, यानी हमने इस सेगमेंट ऑफ वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस आउट किया है जो कि इस सेगमेंट ऑफ वायर के परपेंडिकुलर है. अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास ये जो सेगमेंट ऑफ वायर है इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, जो कि हमने यहाँ शो की हुई है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर दैट इज रिप्रेजेंटेड विद ए. इसके अलावा हम ये लेते हैं कि इफ वी आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सेगमेंट ऑफ वायर, तो ए इंटू एल मिला के हमारे पास क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर देता है. अब हम यहाँ ये कहते हैं कि इफ वी से पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव करें इस कंडक्टर में सेगमेंट ऑफ वायर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस सेगमेंट ऑफ वायर, so electric current I will flow due to the flow of these charges. डेफिनेट सी बात है, चार्ज मूव करें इनकी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I प्रोड्यूस होता है. अब देखें, हमने अभी तो एक बात ये की है कि ये हमारे पास सेगमेंट ऑफ वायर है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसमें रखा हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ली हुई है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है. ये देखें यहाँ पे शो हुई भी है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि लेंथ ऑफ वायर जो है उसकी डायरेक्शन ये राइट है. तो इट मीन्स कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलरली प्लेस आउट है. और अब हम ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ वायर हमारे पास देखें इस डायरेक्शन में है, जबकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी जो चार्ज मूव कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है वो भी क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. यानी अगर हम यहाँ पे लें बाय यूजिंग द, हम क्या लें, बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल क्या कर सकते हैं, सो फोर्स विल एक्ट ऑन दीज चार्ज पार्टिकल्स विल अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल क्या है, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब ये कैसे हुआ है, जब हम राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो हमने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी हुई है कि जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स आप लें और उसको हम कर्ल करें बाय मेकिंग द स्मॉल एंगल फ्रॉम वी टू बी. अगर बी से बी की डायरेक्शन में हम इसको कर्ल करते हैं तो जो हमारा इरेक्ट थंब होगा दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स.
ठीक है, यहाँ हमें ये बात समझ आ गई है कि जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे स्मॉल एंगल में V से B की तरफ, तो जो हमारे पास इरेक्ट थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो कि ये डायरेक्शन देगा। तो अब हम यहाँ से ये लेते हैं कि जो वेलोसिटी है क्या है, वो उसकी डायरेक्शन राइट साइड पर है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि इस सेगमेंट ऑफ वायर के अंदर है। इफ n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो इसमें हमारे पास देयर आर मैनी चार्ज कैरियर्स, सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ वायर कितनी होगी, n इंटू AL होगा। ये हमारे पास जितने चार्ज कैरियर्स इसके अंदर हैं उसको हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेगमेंट ऑफ वायर आ जाता है। अब सेकेंड बात हम ये करते हैं कि अगर हम इन चार्जेस की स्पीड की बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि वी एज्यूम के ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इनकी स्पीड हमारे पास आती है v, यानी इफ द स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स टू बी द v, देन दीज चार्ज कैरियर्स एंटर फ्रॉम लेफ्ट, और क्या करेंगे, इसको लीव आउट करेंगे, यानी इसको यहाँ लेफ्ट हैंड से जब ये एंटर होते हैं तो डेफिनेट सी बात है ये राइट साइड तक जाते हैं। तो उस यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने के लिए इनको जितना टाइम रिक्वायर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा टी। अब हमारे पास यहाँ लेंथ कितनी है, L है, जिस स्पीड के साथ ये जा रहे हैं V है। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक हमारे पास फॉर्मूला जो हम स्पीड का करते हैं कि S इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू VT। यहाँ S अगर हम लेंथ में ले रहे हैं, यानी हमारे पास अगर हम इसको L लेते हैं, जितना टाइम है वो डेल्टा टी है, तो सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द टाइम डेल्टा टी, जिस टाइम में वो चार्ज कैरियर्स लेफ्ट फेस से राइट फेस तक पहुंचेंगे, तो वो हमारे पास इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यानी हमारे पास L डिवाइड बाय V होगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है। अब हमने ये बात की है कि n अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो, तो जो टोटल चार्ज डेल्टा Q होता है दैट एग्जिस्ट थ्रू द होल दिस एरिया, आपके पास जितना इस टोटल चार्ज होगा इस पूरे सेगमेंट ऑफ वायर में वो डेल्टा Q होगा, वो किसके बराबर होता है, n इंटू AL इंटू Q, that will become the equation number 2. Then we use the definition of the current, which is the I is equal to delta Q divided by delta T. Now putting the value of delta Q and delta T from equation number 1 and 2. Delta Q हमारे पास क्या है, n इंटू AL इंटू Q डिवाइडेड बाय, अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है उसमें L डिवाइड बाय V है। अब L L से कैंसिल होता है, फाइनल इक्वेशन विल बिकम NAQ इंटू V, दिस विल बिकम द इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ऑलरेडी इससे पहले जो करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस आउट किया था किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमारे पास फोर्स आई थी फॉर दैट सेगमेंट ऑफ अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसपे करंट आई था, उसके लिए इक्वेशन हमने जो फाइनल सॉर्ट आउट की थी वो F इज इक्वल टू IL क्रॉस V थी। Now putting the value of I from equation number 3 to this equation, then this equation becomes F is equal to NAQVL cross B आती है। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास एक जो दो टर्म्स हैं, these are very important। एक तो हमारे पास स्पीड है और दूसरा हमारे पास टर्म आ रही है लेंथ की। अब देखिए अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमें ये बात पता चलती है, we can see that the direction of the सेगमेंट L जो है दैट इज सेम। मैंने यहाँ ये देखें यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट लेंथ है द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम आ रही है, जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर है। सो अगर हम ये कहते हैं कि L इज अ यूनिट वेक्टर L, अगर हम ये कहते हैं कि यूनिट वेक्टर L इज अ क्या है, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट ऑफ L एंड V, तो हम यूनिट वेक्टर को L जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है L और V, तो हम यूनिट वेक्टर L को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं यूनिट वेक्टर V के, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ L है, दीज टू आर दी सेम।
So unit vector L can be taken equal to the unit vector V. तो ये हम इसको इक्वेशन A लेते हैं. So we take these two terms, इनको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 4. तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ V इनटू आ जाता है वेक्टर L. और हमें ये बात पता है कि यूनिट वेक्टर जो है बराबर होता है वेक्टर L डिवाइडेड बाय क्या है, मॉड ऑफ L, यानी मैग्नीट्यूड. जब भी हम ये बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड होते हैं. सो फ्रॉम दिस, ये हमारे पास फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट वेक्टर L किसके बराबर हो सकता है, यूनिट वेक्टर L इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L. और हमने ये बात कही है कि यूनिट वेक्टर L और यूनिट वेक्टर V बराबर है, तो हम यूनिट वेक्टर L की जगह यूनिट वेक्टर V को लिख सकते हैं. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास मॉड ऑफ V और यूनिट वेक्टर V बन जाते हैं वेक्टर V. तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से वेक्टर V इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4. सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, अब उसकी फॉर्म ये आ जाएगी. अब यहां से हम L को साइड पे करते हैं और V क्रॉस B कंसीडर करते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमने एक बात पहले ही कही है कि जब हम बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर. तो अगर हमारे पास NaL, जो हमने यहाँ पहले ही कहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन द सेगमेंट L है, सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल चार्ज कैरियर क्या होगा कि हम टोटल फोर्स में से जो टोटल फोर्स हमारे पास इस सेगमेंट ऑफ वायर पर है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के साथ, तो हमारे पास फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ हम क्या करेंगे, NaL डिवाइड बाय NaL, ये दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे. जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है वो आती है F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B. एंड दिस इक्वेशन हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन शोज के दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल चार्ज कैरियर. अगर हम इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज, देन F इज इक्वल टू क्यू VB साइन थीटा. और यहां से देखें, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, हम ये कहते हैं कि मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू VB साइन 90. यानी अगर हम ये कहते हैं इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट बिकम्स साइन, जो हमारे पास थीटा है, दैट विल बिकम द 90 डिग्री. सो दिस इक्वेशन साइन 91 होता है. देन वी विल हैव द F इज इक्वल टू क्यू VB, यानी मैक्सिमम फोर्स. सो व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स. ये हमने कहा है कि जब वो परपेंडिकुलर एंटर होगा. लेकिन अगर हम इसी केस को ये कहें कि इफ वी कंसीडर कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारे पास थीटा या तो 0 हो या 180 हो, इन बोथ केसेस अगर हम पैरेलल या एंटी पैरेलल कहें तो फोर्स जो है साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है. सो इन दैट केस हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन आप अपने माइंड में ये केस जरूर रखें कि उस केस में हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो हम ये कहेंगे कि नो फोर्स विल बी exerted on any charged particle when any charged particle enters parallel to the magnetic field. उस केस में हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी. अब हम एक और बात ये कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि हम किसी भी चार्ज की बात करें और वो पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ F इज इक्वल टू क्यू की जगह पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस E V क्रॉस B ले सकते हैं. और अगर चार्ज वो हमारे पास नेगेटिव आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो उस केस में हम कहते हैं F इज इक्वल टू माइनस ही V क्रॉस B हम लिख सकते हैं. और यहाँ से हम डायरेक्शन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर रोटेट करते हैं, फाइंड आउट करना चाहें हम किसकी, फोर्स की डायरेक्शन को, तो हम ये कहते हैं कि रोटेट V
to coincide with B through a smaller angle of rotation, और curl the fingers of right hand in the direction of rotation. तो जो हमारा erect thumb होगा that will point in the direction of the force. So we can find the value or the direction of the force with the help of the right hand rule. Thank you.